नमस्कार, शंखनाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्यों मचा है रण, कैसे गरमा रही है मिल्कीपुर की राजनीति, योगी ने क्यों कहा कि बंटोगे तो कटोगे, और दंगों को लेकर योगी ने समाजवादी पार्टी पर कैसा किया है प्रहार, क्या है अरविंद केजरीवाल की नई जंग, सबके जवाब आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात नरेंद्र मोदी की, जो कि न्यूयॉर्क दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क पहुंच चुके हैं। इससे पहले उन्होंने डेलावेयर में क्वाड के शिखर सम्मेलन में अहम बातें कही। सधे शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को भी चेतावनी दी। मोदी ने कहा कि विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। मोदी के अमेरिका दौरे की हर खबर आज तक पर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज तक ने न्यूयॉर्क में बनाया है अपना स्टूडियो। आपको सीधे लिए चलते हैं अमेरिका, जहां आज तक के स्टूडियो में मौजूद है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। शुक्रिया अर्पिता। लेकिन यहाँ पर इस समय हम थोड़ा लोगों के बीच भी पहुंचेंगे कुछ ही देर में। यहाँ स्टूडियो तो हमने अपना बनाया है। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में अब लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। पूरे स्टेडियम में लोग धीरे धीरे करके उन सबको अब प्रवेश दिया जा रहा है। पीछे आप स्टेज भी देख सकती हैं, जहाँ पर मोदी एंड अस, मोदी एंड यूएस ये लिखा हुआ है, यानी कि भारत और अमेरिका की साझेदारी के एक दौर के तौर पर, जहाँ प्रोग्रेस टुगेदर, यानी कि दोनों देश एक साथ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक साथ प्रोग्रेस करेंगे, उसकी एक बानगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर अब देखिए आपको नीचे, अर्पिता मैं आपको कैमरा पलट कर भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ लोग अब आना शुरू हो चुके हैं और अपनी जगह ले रहे हैं। इसी मंच पर अब से कुछ देर में सांस्कृतिक आयोजन पहले होते हैं। यहाँ के भारतवंशियों के लिए बड़ी चीज ये होती है कि एक ऐसा दिन हो जाता है त्योहार जैसा, जहाँ पर सब एक साथ मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुनते हैं। तो बड़ा ही विस्तृत आयोजन है। और यहाँ पर जब हम ऑर्गेनाइजर्स से बात करते हैं तो पता चलता है कि बहुत सालों से वो कोशिश कर रहे थे और प्रधानमंत्री से कह रहे थे कि पिछली बार जब मैडिसन स्क्वायर में हुआ था उस समय बहुत सारे लोग थे, वो आ नहीं पाए थे यहाँ। तो अब उन सबको भी एक मौका मिल जाए तो यहाँ पर आ सकें और अपने देश का हिस्सा होने को उस हिसाब से वो देख सकें। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे उससे पहले देखिए यहाँ पर लोगों का उत्साह। और अभी अर्पिता बाहर बहुत भारी भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पर भीतर आ रहे हैं। अमेरिका जैसे देश में जब आयोजन होता है तो आमतौर पर, जब मैडिसन स्क्वायर भी हुआ था तो आपको याद होगा कहा गया था कि बड़े से बड़े रॉकस्टार के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे स्टेडियम भरता है। भारत की आबादी की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसे समय पर ये थोड़ी सी एक ताकत बनकर भी उभरती है, जब बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने वाले भारतवंशी अपने प्रधानमंत्री के समारोह में शिरकत करने के लिए आते हैं। तो आज लगभग 15,000 भारतीय यहाँ पर आएंगे, ये बताया जा रहा है। कैपेसिटी इस जगह की उससे अधिक है, लेकिन सुरक्षा कारणों से जो अमेरिकी सुरक्षा संस्थाएं हैं वो अपनी तरफ से जितनों की यहाँ पर जितने भारतीय इस समय आएंगे वो 15,000 होगा। पीछे के हिस्से में अगर आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे, क्योंकि कई ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट का हिस्सा है जहाँ पर लोग नहीं बैठ सकते क्योंकि वो स्टेज के पीछे हो जाता है। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत वो प्रधानमंत्री के पीछे के हिस्से में या ऊपरी हिस्से में उसमें नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन जिन हिस्सों में बैठ सकते हैं वहां पर अब आपको लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्वाड की बैठक पहले दिन, आज ये इंडियन डायस्पोरा का इवेंट, जिसके बाद वो कई उद्योगपतियों से भी आज मुलाकात करेंगे। और फिर कल का जब दिन होगा तो यूनाइटेड नेशंस में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री का एड्रेस। और 8 बजे विस्तार से एक बार फिर ये सारी खबर हम आपको दिखाएंगे। श्वेता फिर हमारे साथ जुड़ेंगी। श्वेता, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए 10 सालों में प्रधानमंत्री 9वीं बार अमेरिका पहुंचे हैं अपने कार्यकाल में, और बड़े बड़े ऐलान। और प्रधानमंत्री जब भारतीय लोगों को वहां पर संबोधित करते हैं तो क्या कहेंगे वो भी हम आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन जरा बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन 10 सीटों में से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। और यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इस सीट पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारेगी। मगर चुनाव से पहले ही यहां जबरदस्त सियासत शुरू हो चुकी है। अजीत प्रसाद पर अपहरण करके मारपीट का आरोप लगा, और यह आरोप लगाया है किसान रवि तिवारी ने। पूरा कलंदर में के गांव पलिया रिसाली हनुमत नगर में रवि तिवारी रहते हैं, और उनका आरोप है कि 21 सितंबर की दोपहर स्टेट बैंक सिविल लाइन के सामने वो खड़े थे, जहां से अजीत प्रसाद, राजू यादव और 15 से 20 अज्ञात लोगों ने मेरा अपहरण किया। अजीत प्रसाद ने मेरे सर पर पिस्टल रखी, मुझे रकाबगंज की ओर मारपीट करते ले गए।
तहसील के पास गाड़ी खड़ी करके 1 लाख रुपए वापस लेने का वीडियो बनाया, जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी से उतार भी दिया। अब सवाल यह है कि आखिर रवि तिवारी को अजीत प्रसाद ने क्यों धमकाया और क्यों मारपीट की। तो आपको बता दें कि पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल अकबरा में रहने वाले शीतला प्रसाद नाम के एक शख्स अपनी जमीन बेचना चाहते थे, जिसे रवि तिवारी खरीद रहे थे। उन्होंने बकायदा 1 लाख रुपए शीतला प्रसाद को दे भी दिया, मगर शीतला प्रसाद ने वो जमीन अजीत प्रसाद और लाल बहादुर नाम के शख्स को बेनामा कर दिया। रवि तिवारी इसी बात का विरोध कर रहे थे और आरोपों के मुताबिक इसलिए अजीत प्रसाद ने उनसे मारपीट की। अब सवाल यह है कि उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार पर इतने गंभीर आरोप क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जब भी समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर थोड़ी मजबूत होती है, उनका आपराधिक चरित्र सामने आ जाता है। और समाजवादी पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जानबूझकर साजिशें रची जा रही हैं। जब जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ताकत बढ़ती है राजनीतिक रूप से, तब तब उनका मूल चरित्र सामने आ जाता है, जो अपराध और बलात्कार का है। और अयोध्या में प्रभु राम की नगरी में उनके सांसद अनाचार कर रहे हैं। पहले मुईद खान को संरक्षण दिया, अब उनके बेटे का जो गुंडा वसूली का विषय सामने आया है, उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेगा, चाहे उसका पिता सांसद भी हो, तो कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आप लोग जानते हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव है। अवधेश जी वहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, इधर उनका नाम और बड़ा है, सम्मान और बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, इसलिए 2 राज्यों के चुनाव जब हुए तो उनके साथ उपचुनाव घोषित नहीं हुए। सीटें रिक्त थी, फिर भी नहीं हुए। मुख्यमंत्री के एक सलाहकार, पूर्व आईएएस, पूरी ताकत के साथ पुलिस प्रशासन और वहाँ की मैपिंग करके लोगों को किसको मनाना है, किसको डराना है, किसको धमकाना है की प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने ये बात का खुलासा कई चैनलों पे किया था कि कौन कर्मचारी रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको मुकदमे में फंसा सकते हैं, ये सब चीज़ हो रही है। तो मेरा मानना है कि इसकी जांच होनी चाहिए थी। तो फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के लिए साख की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई। इसलिए दोनों दलों ने यहां पूरा दमखम झोंक रखा है। बीजेपी ने यहां सबसे बड़ा मुद्दा अपराध को बनाया है। इसके पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे नेता मोहित खान को गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बीजेपी ने तभी मुद्दा उठाया था कि जब जब समाजवादी पार्टी के सांसद के बेटे पर अपहरण और मारपीट का आरोप लगता है, बीजेपी से मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। सोनीपत में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और बताया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था। हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। उधर हरियाणा के चुनाव में प्रचार करने उतरे योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने सोनीपत में हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस मौन है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये बांग्लादेश के अंदर जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इन लोगों को वोट बैंक की चिंता है, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है।
योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग की। उन्होंने एक बार फिर कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। याद रखना, और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बटे। याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। वहीं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार जनता की अदालत में पहुंचे। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों के बीच पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम पहली बार ईमानदारी के दम पर सत्ता में आए। अपने इस्तीफे पर केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। बीजेपी ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूं, जी भी नहीं सकता हूं। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। जनता की अदालत लगाएं, जनता के बीच में जाएं, बट अब जनता उनके हाथ से फिसल चुकी है। अब दिल्ली का पूरा जो सिस्टम है वो नई मुख्यमंत्री आतिशी के हाथ में है। और मेरी तो सिर्फ आतिशी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, अगर आप ईमानदार नेता हैं, अपने आप को आंदोलनकारी कहती हैं, जनता के बीच की कहती हैं, तो उनके भ्रष्टाचार पे आप टिप्पणी करें और उनके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप आगे क्या करेंगी, एक रोड मैप तैयार करें। अरविंद केजरीवाल मंच से दिल्ली की जनता को संबोधित करते रहे और कहते रहे कि दिल्ली की जनता को लगे कि केजरीवाल ईमानदार है तभी वोट दें। मगर बीजेपी की तरह ही कांग्रेस भी केजरीवाल पर तल्ख टिप्पणी कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल का रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा है और 10 साल बाद फिर से वही ड्रामा कर रहे हैं। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का, ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी झाड़ू का बटन दबाता है तो वह मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। ईमानदारी से लेकर के ठेकेदारी तक का सफर पूरा करके अरविंद केजरीवाल फिर एक बार 10 साल पुराने उसी स्थान पर जा बैठे हैं। वही ढोंग, वही ईमानदारी का सर्टिफिकेट फिर बांट रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि फिर से दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो व्यक्ति जो अन्ना हजारे और कुछ ऐसे चेहरों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करता था, उसका रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पकड़े जाने पर जेल जाता है, जेल में बैठ के कभी इस्तीफा नहीं देता है। बाहर निकलने पर एहसास होता है कि दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही है, उनको माफ करने वाली नहीं है। फिर 10 साल पूर्व की भांति फिर वही बातें दोहराई जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछे। आपको सुनवाते हैं वो कौन कौन से सवाल है। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं
क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो केजरीवाल जनता से संवाद कर रहे हैं और आरएसएस प्रमुख से सवाल कर रहे हैं, मगर बीजेपी भी केजरीवाल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि केजरीवाल का ढोंग अब चलेगा नहीं। कांग्रेस कह रही है कि आतिशी ही अब केजरीवाल को बचा सकती है, क्योंकि अब वही आरोपों की फाइल गायब कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से हम दिल्ली में बंगले की तो लड़ाई देख रहे हैं। मैं शीश महल को तब खाली करूंगा जब मुझे बड़ा सा बंगला देगा केंद्र सरकार। तो हमें लगा कि दिल्ली की जनता को, और हमारे युवा मोर्चा ने इनिशिएटिव लिया और ये सारी एक तस्वीर लगाई है जो एक मौलिक तस्वीरें हैं उस बंगले की। दिल्ली की जनता देखे कि उनका वो लाडला बेटा, उनका वो सो कॉल्ड राजा किस ऐशो आराम से अपने परिवार सहित रह रहा था हमारी आपकी कीमत पर। एक वो कोई जनता की अदालत नहीं है, वो कार्यकर्ताओं की महफिल है जिन्हें सिखा के लाया गया है कि बस एक नारा लगाना है कि केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये चीजें कामयाब नहीं होंगी। अब दिल्ली की जनता भली भांति जान चुकी है और विधानसभा का चुनाव आज करा लो, 4 महीने बाद करा लो, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। देखो, केजरीवाल जी एक ही हालत में दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं अगर जनता ने चुना। वो बहुत बड़ा अगर है, लेकिन उसके अलावा अगर ये आतिशी जी को जो सुपारी दी गई है कि सारी फाइलें गायब कर दें, सारे सबूत मिटा दें, सारे अधिकारियों को डरा धमका दें और दिल्ली सरकार में जो कुछ इनको लपेटना लपूटना वो कर दे, तो अगर ये काम कर देगी तो केजरीवाल बच जाएंगे। नहीं तो 5-6 महीने में परमानेंट रेजिडेंट होने वाले हैं तिहाड़ के। और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब से आ रही है और ये खबर आ रही है कि पंजाब में भी अब बड़ा फेरबदल हो सकता है। 4 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें हटाया जा सकता है पद से। तो आप सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर, पंजाब में भी मंत्रिमंडल में बदलाव की तैयारी अब नजर आती है। सूत्रे जानकारी दे रहे हैं मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना गहरा रही है। मंत्रिमंडल से 4 मंत्री बाहर हो सकते हैं, यानी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो फेरबदल अब फिलहाल नजर आते हुए 5 नए चेहरे होंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कल ही नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। ये जानकारी भी सामने आ रही है पंजाब से, जहां आप सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर। हाल फिलहाल ही आपको देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होता है। नई मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ लेती हैं। मंत्रिमंडल में भी बदलाव होता है और कुछ ऐसे ही आसार अब पंजाब में भी नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार की राजधानी पटना पर बाढ़ का संकट गहरा रहा है, क्योंकि 3 नदियां जहां उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहीं लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। गंगा नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। पटना के दियारा इलाके के लोग जेपी गंगा पथ पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे हैं। क्या है हालात, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बीते 17 और 18 सितंबर की रात से पटना के दियारा इलाके में गंगा नदी ने जब अपना रौद्र रूप दिखाया तो लोग विस्थापित होकर के दियारा से पटना की तरफ आए और यहां पर बाढ़ रिलीफ कैंप में उन्होंने अपने को सुरक्षित किया। और लेकिन इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा इलाका पटना दियारा का वो इलाका है जो अमूमन जो मवेशी रखने वाले लोग हैं, जो दियारा में खेती करते हैं, वो इसी इलाके में रहते हैं। और आज देखिए, ये पूरा इलाका जलमग्न है, क्योंकि गंगा अभी भी यहाँ खतरे के निशान के आसपास बह रही है। हालांकि कल से जो केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट दी, गंगा स्थिर है कई जगहों पर और कई जगहों पर जलस्तर में कमी भी आई है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 4 से 5 दिनों में थोड़ी राहत जो है वो मिलेगी। लेकिन इस वक्त आप देखिए, जो दियारा का पूरा इलाका है वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। 11 दिन के पश्चाताप पर जाने से पहले आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने इस बात पर भी मुहर लगा दी कि अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए तिरुपति से 1 लाख लड्डू भेजे गए थे। इस खबर को लेकर अयोध्या में जबरदस्त हलचल है। तिरुपति
तिरुपति के लड्डू में मिलावट की खबर से श्रद्धालु आहत हैं, तो राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन भी सुर्खियों में है। इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा थी कि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा में तिरुपति से 1 लाख लड्डू आए थे। आज आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी इसकी पुष्टि कर दी। तिरुपति के लड्डू में पशु चर्बी की रिपोर्ट से अयोध्या में हड़कंप मच गया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि प्रसाद की पवित्रता के साथ ये बड़ी साजिश है। कितने लड्डू आए थे जो हमको नहीं तो टेस्ट बताएगा, कितने लड्डू आए हैं, कितने रहे हैं, किस प्रकार से हुआ, लेकिन जो भी आया वो भी प्रसाद बटा। वह बहुत ही जो अब पता चल रहा है वह बहुत ही दूषित रहा और ये खतरनाक षड्यंत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर में सिर्फ इलायची दाना ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तिरुपति के लड्डू में क्या था, इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। कोई संबंध नहीं, हम तो इलायची दाना देते हैं। और तिरुपति के लड्डू, मैं अपने जीवन में कभी 1981 में तिरुपति गया और इतनी दूर बैठे होकर केवल मैं इसलिए टिप्पणी कर दूं कि सोशल मीडिया और मीडिया में आ रहा है, ये मेरे लिए उचित नहीं है। अयोध्या के ही हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास भी लड्डू की बहुत सी दुकानें हैं, लेकिन भगवान का भोग लगाने की खास व्यवस्था है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि यहाँ दुकानदारों को देसी घी के लड्डू बनाने के निर्देश हैं। समय समय पर इसकी शुद्धता की जांच भी की जाती है। कुल मिलाकर लड्डू में पशु चर्बी वाले घी को लेकर अब उत्तर से दक्षिण तक हर मंदिर के प्रसाद पर कड़ी निगरानी रखने की मांग उठ रही है। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारत की जीडीपी का आकार 2030 तक दोगुना होने का अनुमान नीति आयोग ने जताया। आयोग का कहना है कि 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर $20,000 सालाना तक पहुंच सकती है। दुनिया भर में सबसे तेजी से दौड़ती भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज 2030 तक दोगुना होने का अनुमान नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जताया है। फिलहाल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका आकार $3.7 ट्रिलियन है। भारत की तेज रफ्तार 2030 के बाद भी 2047 तक इसी रफ्तार से जारी रहने का अनुमान है। आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर भारत विकसित देश बन चुका होगा और यहाँ की आबादी दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार होगी। तब भारत में अनुमानित प्रति व्यक्ति आय करीब 18,000 से $20,000 होगी। नीति आयोग के मुताबिक भारत के लिए अपनी इकोनॉमी की चाल को तेज करने के लिए ग्रीन इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही ग्लोबलाइजेशन के लिए सप्लाई चेन में भी सुधार पर भी भारत को काम करना होगा। इसके अलावा 2026-27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य में मिडिल इनकम ट्रैप सबसे बड़ा खतरा नीति आयोग ने बताया है। दरअसल मिडिल इनकम ट्रैप तब पैदा होता है जब देश मध्य आय से उच्च आय स्तर पर पहुंचने में असफल रहते हैं। इसके लिए नीति निर्माताओं को आर्थिक विकास रणनीति विकसित करने की जरूरत है। बिना किसी रणनीति के इस जाल में फंसने का जोखिम है। हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत समेत 107 देशों के इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का जोखिम है। इससे बचने के लिए विकासशील देशों को आधुनिक तकनीकों और सफल कारोबारी प्रैक्टिसेस को अपनाने का सुझाव दिया गया है। नीति आयोग का मानना है कि मिडिल इनकम ट्रैप के लिए नीति निर्माताओं को इनोवेशन और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की जरूरत है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 में 101 मध्य आय देशों में से केवल 13 देश ही 2008 तक हाई इनकम देश बन पाए। लैटिन अमेरिकी और मध्य पूर्व के देशों ने मिडिल इनकम ट्रैप का सामना किया है। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं फंसेगा। इसके साथ ही नीति आयोग का भी मानना है कि मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं भारत की तरक्की की वजह बनेंगी और दुनिया भर में भारत का दबदबा इन स्कीम्स के दम पर बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।